तो हम लोग क्लास 10th का विद्युत शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक समय में विद्युत ऊर्जा के बिना संसार की कल्पना करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी निर्भरता बहुत बढ़ चुकी है विद्युत के ऊपर। हम अपने घरों में बहुत सारे उपयोग करते हैं। मोबाइल चार्ज तक करना होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ज़रूरतें मोबाइल से जुड़ी हुई है। हम लोग कैश नहीं रखते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हैं। अब बताइए, ऐसी परिस्थिति में अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो अगर हम कहीं पेमेंट करना चाहते हैं, आज कहीं घूमने जाएंगे तो पेमेंट कैसे कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें, अब गाड़ी चलाना चाहते हैं, बल्ब जलाना चाहते हैं, पंखा, मोटर चलाना चाहते हैं, तो हमारी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो विद्युत के बिना संभव नहीं है। और जैसे जैसे विकास होते रहेगा, वैसे वैसे हमारी डिपेंडेंसी, हमारी ज़रूरत विद्युत की खपत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुख्य हम लोग स्पेशली अध्ययन करने वाले विद्युत विभव के बारे में, विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति का और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। तो पहला था कि ये विद्युत उत्पन्न, मतलब विद्युत के बारे में पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप बताइए कि ये विद्युत उत्पन्न कैसे होता है, मतलब कैसे उत्पन्न होता है। तो इसको कहा जाता है कि विद्युत धारा एक्चुअली में आवेशों का प्रवाह है। तो फिर पूछा जाता है कि आवेश कैसे बनते हैं। तो आवेश आपको हर दिन दिख रहा होगा, या कभी आपने महसूस किया होगा कि कंघी को जब गर्दन करते हैं अपने बालों के साथ और उसको नीचे रखते हैं, तो वो छोटे कणों को अपने आकर्षित कर लेती है। और ऐसे भी देख सकते हैं कि कंघी को गर्दन कीजिए और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े को रखिए। तो पहले केस में तो ये नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही घर्षण करने के बाद उसको रख ले जाते हैं करीब, तो ये आकर्षित कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये विद्युत उदासीन है, कागज के टुकड़े को आकर्षित नहीं कर रही है, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति में सूखे बालों में रगड़े गए, कंघी को रगड़ दिया गया, कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगी, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई। लेकिन ये जो चार्ज है स्थिर है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा चल नहीं रही, विद्युत धारा नहीं बह रही। यहाँ पे चार्ज हुआ है, आवेश हुआ है, आवेश उत्पन्न हुआ है, पर आवेश एक्चुअली में स्थिर है, क्योंकि ये कंघी विद्युत धारा को कंडक्ट नहीं करवाती। बालों के घर्षण के बाद कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कंघी कागज के टुकड़े को आकर्षित करती है। तो ये रहा हमारे पास इग्नाइट करंट, जिसके ऊपर माना जाता है कि माइनस या ऋण आवेश, और ये रहा शीशे करंट, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज रेशम के कपड़ा के साथ घर्षण करने के बाद आ जाता है। और इग्नाइट करंट को जानवर का चमड़ा से घर्षण करने के बाद इसके ऊपर ऋण आवेश आ जाता है। कल हमने पढ़ा था, उसी का आज दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पहले रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार, दो तरह के विद्युत आवेश होते हैं। पहले आवेश समझेंगे, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो जो कंघी का घर्षण हुआ था हमारे बालों के साथ, तो कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के चले गए थे, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो एटम से बने हुए हैं, और एटम जानते ही हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन जो बाहरी दिशा में घूम रहा होता है, वो किसी, जैसे हम बाल को घर्षण करते हैं कंघी के साथ, कुछ इलेक्ट्रॉन टूट के बाल के इसके पास आ जाते हैं, या फिर कंघी के बाल के पास आ गए, या बाल के कंघी के पास चले गए। अगर बाल के पास से गए तो बाल के ऊपर प्लस चार्ज और कंघी पे माइनस चार्ज। अगर माइनस क्या कहते हैं, कंघी का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कंघी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कंघी के ऊपर माइनस चार्ज और बाल के ऊपर प्लस चार्ज। मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रॉन का लेन देन है। इलेक्ट्रॉन दिया एक जगह प्लस, एक दो लिया उसके ऊपर माइनस। लेकिन आपसी समझदारी से हम लोग मान लिए कि जानते हैं ये जो इग्नाइट करंट था, इसके ऊपर जो आवेश है उसको माइनस, और जो रेशम का छड़ है या शीशा का, रेशम का कपड़ा के साथ शीशा का जो छड़ रखा गया उसके ऊपर प्लस आवेश। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से किरणें निकलेगी और माइनस की तरफ आकर्षित होगी। विद्युत किरणें प्लस से निकलती है और माइनस में समाहित होती है, ठीक है। धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में समाहित होती है, आपको दिख रहा होगा सामने। देखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, तो ये रहा प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित कर रहा था, ये प्लस प्लस एक दूसरे को
धक्का लगा रहा है दो जगह। तो एक कूलम आवेश दो जगह था ना, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ये इसके ऊपर धक्का लगा रहा हो, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है, तो प्लस है तो ये इसको भगाना चाहेगा। कितना ताकत? तो जो ताकत है, बल है, उसका मात्रा है 9 गुने 10⁹ न्यूटन। ये भी आवेश है, ये भी आवेश है, दोनों 1 कूलम का है। तो ये जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? 9 गुने 10⁹ न्यूटन। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा सा आप जानते होंगे कि पदार्थ है, उसके पास धन आवेशित कण, पदार्थ के पास पहले प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो धन आवेशित कण हो जाता है वो, और जिस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो ऋण आवेशित हो जाता है। प्रोटॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होते हैं, प्रोटॉन के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, दोनों पे समान आवेश होते हैं, पर विपरीत अवस्था में होता है। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, प्लस में और माइनस में। 1 कूलम आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश की मात्रा से बहुत बड़ी मात्रा है। 1 कूलम आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे, ऐसे कह रहा है कि 1 कूलम आवेश, क्या तुलना कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और 1 कूलम से तुलना कीजिए कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ी मात्रा होगी। 1 कूलम बड़ा है किससे? 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है ना, उसकी तुलना में बहुत बड़ा चार्ज है। इसे कहा जाए कि मनीष के पास जितना पैसा है और मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है, तो मनीष के पास जितना पैसा है उसकी तुलना में मुकेश अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि नहीं? वैसे ही ये जो मुकेश अंबानी है वो 1 कूलम हो गया, और मनीष जो हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिला दिए जाए तब 1 कूलम, मतलब मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है उतना उसके बराबर हो। क्लियर इतना? फिर पूछा गया कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रखते जाए तो 1 कूलम आवेश हमको उत्पन्न करना है, तो होगा ना कि 10 को इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो 1 कूलम आवेश हो जाएगा। तो उसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो यहाँ से हम 1 कूलम आवेश के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन में तो निकाल सकते हैं, लगभग 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में। मतलब 1 कूलम आवेश एक्चुअली में 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास। अतः 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक साथ 1 कूलम आवेश रखते हैं। तो कह सकते हैं कि 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक साथ 1 कूलम आवेश रखते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो। कुचालक किसे कहते हैं? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। विद्युत के प्रकार 2 तरह के, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट, मतलब स्थिर अवस्था में विद्युत और बहता हुआ विद्युत। तो स्थिर अवस्था में हम लोग को जो अध्ययन करना है एक्चुअली में स्थिर अवस्था में विद्युत के बारे में पढ़ना है। स्थिर रहता है क्या? जो स्थिर रहता है, हाँ, धार जब चार्ज स्थिर रहता है, आवेश बह नहीं रहा है, बैठा हुआ है एक जगह, तब उसके चारों तरफ कैसा माहौल बन गया, उसको बोलते हैं हम लोग स्थिर विद्युत। तो अध्ययन करते हैं। पहला विद्युत विभव, यह चार्ज रखा हुआ है और अनंत से एक चार्ज लेके आ रहा है, ये तो इसका क्षेत्र है अपना यहाँ। तो अनंत से लाने में जो ऊर्जा खर्च होगा यहाँ तक, जहाँ शुरू है इसका क्षेत्र, इमेजिन कर सकते हैं मेरा घेरा घर है, अमेजन अल्लाह का ऑर्डर दिए, बहुत दूर घर है, वहाँ से लेकर के ये मेरे गांव के आसपास लेके आ गया और कह रहा है कि आप लेके आ जाइए ना। तो ये जो वहाँ से अमेजन को घेरा रोड तक लाने में जितना खर्चा आया पड़ा, वो सबको कहेंगे हम लोग विद्युत विभव। यहाँ से हम भी जाके लेके आ जाते हैं। तो विद्युत विभव समझ में आया कि अनंत से आवेश को कोई विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो ऊर्जा खर्च हुआ उसको हम लोग बोलते हैं विभव। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो ऊर्जा खर्च किया गया उसको बोलते हैं लोग विद्युत विभव। विभव को वोल्ट में मापते हैं, वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है। कितना ऊर्जा खर्च होती है? 1 जूल ऊर्जा अनंत से लाने में अगर खर्च होती है तो 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में अगर 1 जूल ऊर्जा खर्च हुई तो इसको बोलेंगे 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। यहाँ से 1 वोल्ट 1 कूलम के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 कूलम आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल के बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल ऊर्जा खर्च हुआ है 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में।
विभवांतर किसे कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र के अंदर आ चुका है, उसी में विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और विभव में कुछ ना कुछ अंतर होगा तभी मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। याद कीजिए, ये पानी का टंकी है, एक और पानी का टंकी है, क्या दोनों में पानी समान मात्रा में भरा रहेगा, पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो क्या पानी दोनों में मूव कर पाएगा, नहीं करेगा। जैसे ही हम लोग एक टंकी में भरा हुआ है, एक में खाली है, तो ऊपर से उसमें भरना शुरू हो जाता है। हम लोग जब नल काम करता है इसी सिस्टम पे काम करता है कि टंकी ऊपर रख देते हैं और टंकी में एक पाइप लगा देते हैं और नीचे आ रहा है पानी, लेकिन टंकिया में कब तक पानी गिरते हैं, जब तक चारों तरफ भर के उसके टंकी तक ना हो जाए। ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए कभी टंकी रुकता नहीं, टंकी में से पानी आना। विभवांतर समझ में आया। विभवांतर हो गया कि दो विभव के बीच का अंतर। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही मूव कर रहा है, तो दो जगह दो विभव के बीच का अंतर, दोनों में जो अंतर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश की मात्रा। हम लोग लग रहा है क्लास टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा ना, क्लास का टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा, क्लास नहीं हो पा रहा है हम लोग का, हम क्या रिकॉर्डिंग वाला, इसलिए से विभवांतर बराबर हो जाता है किया जाता है। हाँ क्या कार्य बटा आवेश की मात्रा क्या किया गया कार्य बटा आवेश की मात्रा। विभवांतर को वोल्टमीटर में मापा जाता है, इसे हमेशा समानांतर में जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, विभवांतर को हमेशा समानांतर में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर में मापते हैं। वोल्टमीटर की प्रतिरोध क्षमता उच्च होती है। इसका प्रतिरोध क्षमता उच्च रखने का कारण है धारा आसान रास्ता चुनती है। क्या कारण है कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च रखते हैं? क्योंकि अगर धारा इससे बह रही है तो इधर से चल जाता है, आसान रास्ता चुनती है। अब ये ज्यादा दिक्कत करता तो इससे भाग जाता, फिर पंखा चलवाना करता, वोल्टमीटर में ज्यादा था, इसलिए इसका उच्च रखते हैं प्रतिरोध ताकि उधर से विद्युत धारा न प्रवाहित हो। लेकिन हमको थोड़ा सा विद्युत चाहिए ताकि वोल्टेज बता सके। इसका दूसरा नाम वोल्टमीटर। हाँ, ये रहा ऐसा मशीन है। कुछ क्वेश्चन अब ये था कल के लिए, आज का शुरू करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत स्थिर विद्युत समझ में आ गया। अब दूसरा विद्युत धारा किसे कहते हैं? वही आवेश, वही इलेक्ट्रॉन जो घर्षण की वजह से एक जगह से दूसरी जगह गया था, अगर वो कंडक्टर पे यानी चालक पे बैठ जाता है तो उस केस में वो प्रवाहित करने लगता है। ऐसे परिस्थिति में उसको विद्युत धारा कहते हैं। जब अलग अलग विद्युत क्षमता वाले दो आवेशित धातु के तार से, मान लो इसके पास 50 कूलम आवेश था और इसके पास 25 कूलम आवेश था, तो यहाँ से यहाँ आना शुरू हो जाएगा। कब तक आएगा? जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। एगो में 50 है और एगो में 10 है, तो 50 इधर से आना शुरू होगा। कब तक आएगा? 50 और 10 60, 2 से भाग दो तो 30 इसके पास भी हो जाएगा, 30 इसके पास भी हो जाएगा। जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक मूव करते रहे। ठीक है इतना? लिखा भी हुआ है कि जब अलग अलग विद्युत क्षमता वाले दो आवेशित पिंड धातु के तार से जुड़े होते हैं तो उच्च विद्युत आवेश वाले पिंड से निम्न आवेश वाले पिंड की ओर आवेश प्रवाहित होती है, जब तक कि दोनों पिंड समान आवेश धारण न कर ले। धातु की तार में आवेशों का यह प्रवाह विद्युत धारा का निर्माण करता है। तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। अब सोचो क्या कारण है कि लगातार यहाँ पे विद्युत धारा आ रही है? तो इसका कारण है कि विद्युत विभव का अंतर बना हुआ है, विभवांतर बना हुआ है। मतलब दो छोरों के बीच में, तार के दो छोर जो है ना, दोनों का कभी भी बराबर नहीं होता है विभव। जैसे ही बराबर होगा विद्युत धारा आना बंद हो जाएगा। दोनों का विभव अलग अलग है, इसलिए विद्युत धारा आती रहती है। अब ऐसे कह सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और भी आसान लगे तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा का परिमाण किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में दूसरी गुजरने वाली विद्युत आवेश की मात्रा है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जानते हैं धारा किसे कहते हैं? तो आवेश है, आवेश यानी चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं उसको। वो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पार हो जा रहे हैं एक बिंदु से, ये समझ सकते हैं। ये यहाँ पे ये तार है, ठीक है, पूरा तार एक हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे तार का एक बिंदु है, इस बिंदु पर देख रहे हैं बैठ के
कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पार हो जा रहा है इस रास्ते से, तो वो उसकी धारा कहलाएगी। समझ गया? धारा का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये धारा आवेश बटा समय होता है। आवेश क्या है? आवेश की मात्रा जो उस लिमिटेड टाइम पीरियड में पास हुई है, क्रॉस की है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में धारा कितना धारा पार हो गया, उसको हम लोग विद्युत धारा कह रहे हैं। ऐसा ही मात्रा किसका? एम्पियर है। यदि 1 कूलम्ब आवेश को 1 सेकंड के लिए किसी चालक से प्रवाहित किया जाता, तब धारा कितनी होगी? 1 कूलम्ब आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं धारा बराबर होता है 1 एम्पीयर। 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड हो जाएगा। आवेश बटा होता है समय। आवेश 1 कूलम्ब दिया हुआ है और समय 1 सेकंड दिया हुआ है, तो 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड हो जाएगा। इस तरह से इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। मिली एम्पियर भी हो सकता है, 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या? कि 10 के पावर -3 एम्पियर ना, मतलब 1000 से भाग देते। माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है। जब 1 एम्पियर को 10 के पावर -6 से भाग 10 के पावर 6 से भाग दे देंगे तो उसको माइक्रो एम्पियर कहेंगे। उसका वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर -6। धारा की माप, धारा को कैसे मापते हैं? एमीटर द्वारा मापा जाता है। धारा को कैसे मापते हैं? एमीटर। इस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। धारा को मापने का तरीका एमीटर से मापते हैं, हमेशा इसको श्रेणी में जोड़ते हैं, और उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे थे, समानांतर में जोड़ रहे थे, इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। तो इसका प्रतिरोध आपको लो रखना पड़ेगा। कह रहा है कि आवेश की मात्रा क्या हो? एक बल्ब 20 मिनट तक 0.25 एम्पीयर धारा को खींचता है। निकाल सकते हैं यहाँ से। हम जानते हैं धारा बराबर होता है आवेश अपन समय। आवेश दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, समय दिया हुआ है, तो हाँ 20 मिनट है, इसको सेकंड में बदलिए, 60 से गुना करना पड़ेगा, 120 सेकंड होता है। वैसे ही धारा दिया हुआ है 0.25 एम्पीयर। अब बस पुट कर देना आप यहाँ आई बराबर क्यू बटा डी। वाई दिया हुआ है 0.25, क्यू नहीं दिया हुआ है, और टी यानी समय दिया हुआ है 1200 सेकेंड। 1200 हो जाता है ना, यहाँ पे गलती लिखा 60 20 मिनट है, एक ही मिनट में हो जाएगा 60 सेकेंड, 2 ही मिनट में 120 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला जो आवेश था उसकी मात्रा सोल्व करने के बाद 3000 कूलम्ब की मिली। तो मतलब 3000 कूलम्ब इस 20 सेकंड में प्रवाहित होता, 3000 कूलम्ब आवेश। विद्युत धारा के साथ प्रवाह को कैसे बनाया जाए? मतलब अब एक बार विद्युत धारा बह गया, ऐसा तो नहीं कि बह गया तो फिर काम हो गया, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लगातार सप्लाई बनाते हैं, लगातार सप्लाई का व्यवस्था करते हैं। लगातार सप्लाई का व्यवस्था करने का सिंपल तरीका, आप क्या कीजिए कि 2 तार है ना, दोनों का विभव कभी बराबर होने ही मत दीजिए। बाल्टी है तो बाल्टी है, दोनों में पानी की मात्रा अगर बराबर हो जाएगी तो क्या पानी बहेगा पाइप जोड़ने के बाद? नहीं ना। अगर दोनों की मात्रा कम बेसी रहेगी तो ऐसा कुछ कीजिए, नीचे छेद कर दीजिए कि बराबर होवे ना करे, तो बाल्टिया में छेद, एक बाल्टिया में छेद कर दीजिए, तो दोनों बराबर होगा ही नहीं, बहते रहेगा बहते रहेगा। ठीक है। चालक के दोनों छोर के बीच विभवांतर को बनाकर, यदि सेल रहेगा या बैटरी ले लेते हैं और दोनों छोर को परिपथ के दोनों सिरों को जोड़ देते हैं, तो बैटरी या सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके कारण दोनों टर्मिनल का विभवांतर सतत बना रहता है। क्या समझ में आ रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ? क्या सही है? ज़्यादा होगा नहीं ना? बताइएगा। विद्युत धारा की दिशा, दिशा क्या होगा उसका? तो विद्युत धारा का दिशा प्लस से माइनस की ओर मान लिया गया। तो बहुत समय पहले जब विद्युत की खोज हुई थी तो ऐसा माना जाता था कि दो तरह के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, परंतु इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए माना जाता था कि धनात्मक आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है। तो उन लोग को शुरू में सोचते थे कि धनात्मक आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा है, लेकिन विद्युत धारा की सर्वमान्य दिशा धनात्मक। अब मान लिया गया ऐसा कि विद्युत धारा की जो सामान्य दिशा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ है, परंतु वास्तविक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाता है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जाता है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है,
तो वैसे में देखें तो फिर विद्युत धारा की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होगी, पर पहले से माना जा चुका था, इसलिए हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, प्लस से माइनस की तरफ है। मतलब विद्युत धारा का प्रवाह प्रोटोनों के प्रवाह को ही मान लिया जाएगा। तो प्रोटोन प्लस ना, तो प्लस से माइनस की तरफ प्रवाह, ठीक है इतना। तार के अंदर धारा कैसे प्रवाहित होती है? हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे बैटरी जोड़ते हैं तो ऐसे तो इधर उधर घूमते रहता था उसका फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे ही कोई काम दिया जाता है सब एक लाइन में अरेंज हो जाता है और निश्चित दिशा में घूम रहा था। इसमें जैसे इन लोग काम बताएगा एक दिशा में हो गए, तो इससे क्या हुआ कि विद्युत धारा बहने लगी। जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही दिशा में घूमने लगे। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ऐसे देख सकते हैं कि ये रहा विद्युत परिपथ बनाया हुआ, पर अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो एक सतत संवहन परिपथ है, मतलब लगातार परिपथ है, संवहन जिससे होकर विद्युत धारा जा रही है। जैसे बैटरी के दो टर्मिनल के बीच प्रतिरोध, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परिपथ कहलाता है। कह रहा है कि एक सतत संवहन परिपथ जिसमें बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच, बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच में तार जोड़ दिए, जैसा ढेर सारा उपकरण जोड़ दिए, बल्ब लगा दिए, पंखा लगा दिए, मोटर लगा दिए, बटन लगा दिए इत्यादि से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो परिपथ कहलाता है। एक खुला पथ परिपथ, एक खुला परिपथ होता है, देखिए यहाँ पे तार टूटा हुआ है, और यह बंद परिपथ। ये खुला परिपथ है और ये बंद परिपथ, ठीक है इतना। बल्ब खुला में था, बल्ब नहीं जल रहा था, ऑन कर दिए स्विच, जलने लगा। बंद परिपथ, बंद स्विच, स्विच ऑन। नेक्स्ट है संकेत। अब बार बार इतना बड़ा बड़ा बैटरी बना के पॉसिबल नहीं है कि हम लोग दिखा सकें, इसलिए संकेत के तौर पे यूज करते हैं। ये रहा सेल, यह बैटरी ना, बैटरी के लिए एक सेल होता है, एक वो रहेगा, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन, और बड़का पतला रहता है, छोटका मोटा रहता है। बड़का को प्लस कहते हैं और छोटका को माइनस कहते हैं। अगर एक रहेगा ऐसा संकेत तो उसको सेल कहेंगे, लेकिन एक से अधिक जोड़ दिए तो उसको बैटरी कहेंगे। तार जोड़ना होगा, तार तार ये रहा तार, लेकिन अगर तार जोड़ा ज्वाइंट है तो इसे दिखा दें। फिर है तार बिना संपर्क के, तार क्रॉस तो कर रहा है पर संपर्क नहीं कर रहा, तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि संपर्क नहीं कर रहा है, ऐसा होगा, ऐसा सिंपल नहीं होगा। निश्चित प्रतिरोध, ये रहा प्रतिरोध का, कि निश्चित प्रतिरोध है 10 है 15 है। परिवर्तनीय प्रतिरोध, ये घटने बढ़ने वाला, तो इसको संकेत ऐसे यूज कर सकते हैं, त्रिकोणीय संकेत। हाँ, ये सुई दिखा दे रहा है कि ऐसा बड़ा होगा घटा। एमीटर, एमीटर एक मशीन है जो विद्युत धारा को नापती है। वोल्टमीटर वोल्टेज बताता है। गैल्वेनोमीटर, यह भी विद्युत धारा का उपकरण है। खुला स्विच, इसका मतलब हो गया स्विच खुला है। बंद स्विच, इसका मतलब होगा कि स्विच ऑन है ना, ये रहा बंद स्विच का सिंबल। विद्युत बल्ब के लिए ये रहा, अब ग्लो करेगा तो यहाँ पे ऐसे दे देंगे। तो बैटरी, दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। अब है रियोस्टेट यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात करते हैं। एक होता है प्रतिरोध, एक होता है रियोस्टेट। परिवर्तनीय प्रतिरोध को रियोस्टेट कहते हैं और नॉर्मल प्रतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं। ये है परिचय पर परिपथ चित्र आलेख। एक परिपथ आरेख यह दर्शाता है कि विभिन्न घटकों को परिपथ में कैसे जोड़ा जाए। ये रहा, अलग अलग कंपोनेंट को कैसे जोड़ेंगे, संकेत के माध्यम से उसको कैसे दिखाएंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करेंगे, क्लोज सर्किट बंद सर्किट क्या होता है। ये रहा स्विच ऑन कंडीशन। ये वोल्ट मीटर है, ये मीटर लगा हुआ है। तो ये वोल्ट मीटर है, एमीटर है, परिपथ
इसमें प्रतिरोध लगाया हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ बैटरी लगा सेल लगाया हुआ है, ये परिपथ तैयार हो गया। बताइए कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, एक परिपथ डायग्राम बना सकते हैं।